तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारी एसएससी जीडी 2021 की 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जीके की, आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे, दूसरे पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो टोटल 2 पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और जल्दी ही ये पूरा जो सीरीज़ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड लॉन्च इन इंडिया? भारत में स्नो लियोपार्ड परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में स्नो लेपर्ड परियोजना कब शुरू की गई थी? 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2009 में। 2009 में ये परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलो आगे देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मिक्स्ड टू ए डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज? अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि ठीक है, एक जो आपको मैं आप सिंपल बात बताता हूँ। जो गैस होती है ना, गैस का कोई अपना जो एलपीजी गैस होती है उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती, खुद की कोई ना बदबू ना खुशबू, कुछ नहीं होती, कुछ खुद की कोई स्मेल नहीं होती। उसमें एक चीज़ डाल दी जाती है जिससे ये पता लगे, एक केमिकल डाला जाता है जिससे सिर्फ इतना उस केमिकल को इसलिए डाला जाता है जिससे कि ये पता लग जाए कि हाँ गैस लीकेज हो रही है। उसको गैस का लीकेज करने मतलब पता लगाने के लिए एक केमिकल डाला जाता है। उस केमिकल का नाम बताना है आपको क्या होता है। गैस के रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए किस घरेलू एलपीजी सिलेंडर को मिलाया जाता है? सिलेंडर में मिलाया जाता है। ठीक है, तो किस में मिलाया जाता है? कौन? एथेनॉल। एथेनॉल को मिलाया जाता है भैया, इसको एथेनॉल को मिलाया जाता है एलपीजी के अंदर, जिससे कि पता लग सके कि एथेनॉल की जब हमारे जो हम मतलब कि जो आपको लगता है ना कि गैस लीकेज हो रही है, वो एलपीजी की स्मेल नहीं होती। एलपीजी की खुद की कोई स्मेल होती ही नहीं है गैस की। जो उसमें आपको जो स्मेल आपको पता लगती है वो एथेनॉल होती है, जिससे कि ये पता लगा जाता है कि हाँ अब गैस लीकेज हो रही है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च इन इंडिया 5 ईयर प्लान। हरित क्रांति पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बताइए कब शुरू की गई थी? 1966 1967 में। 1966 1967 में हरित क्रांति पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द सेकंड यूएस प्रेसिडेंट विजिट इंडिया? भारत का दौरा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत का दौरा करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे भैया, रिचर्ड निक्सन यूएस के दूसरे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत का दौरा किया था। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। हु कंपेयर द दांडी मार्च टू द नेपोलियन मार्च ऑफ पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पहले, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप मान सकते हैं, उसको बहुत बार आया है। किसने एल्बा से लौटने पर दांडी मार्च की तुलना पेरिस की नेपोलियन मार्च से की थी? बताइए किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। हु इशू इलेक्ट्रोल बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड कौन जारी करता है? चुनावी बॉन्ड कौन जारी करता है? कमर्शियल बैंक जारी करता है। कमर्शियल बैंक जारी करता है चुनावी बॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मैक्सिमम गैस फाउंड इन इनो? अब वो आपको जो गैस मिटाने के लिए आप इनो पीते हो ना, तो उसमें पूछा है कि उसमें अधिकतम गैस कौन सी पाई जाती है। तो मैं आपको अधिकतम क्या मैं तीनों बता देता हूँ। उसमें 3 वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट 46.4%। सोडियम बाइकार्बोनेट 46.4%। सिट्रिक एसिड होता है 43.6%। 43.6%। और सोडियम कार्बोनेट होती है 10%। सोडियम कार्बोनेट होता है 10%। तो क्वेश्चन ने पूछा है सबसे ज़्यादा, तो सबसे जो इसका आंसर होगा वो तो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इसमें 3 गैस पाई जाती है, सिट्रिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अधिकतम गैस पाई जाती है इनो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मैनी लोकसभा सीट इन राजस्थान? राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हेल्दी ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर बी सी? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
एक स्वस्थ मानव शरीर में कितनी लाल कोशिकाएं की कुल संख्या होती है? आरबीसी जिसको बोलते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स, कितनी होते हैं? 30 ट्रिलियन। 30 ट्रिलियन होते हैं एक स्वस्थ हेल्दी इंसान के अंदर। जो आरबीसी होती हैं वो 30 ट्रिलियन होती हैं, 30 ट्रिलियन होती है, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट? कौन से मौसम में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है, मोर फैट की आवश्यकता होती है? विंटर सीजन में हमको फैट ज़्यादा चाहिए होता है। विंटर सीजन में हमको फैट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक हॉकी इन फर्स्ट टाइम। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सबसे पहले कब भाग लिया था? समझ में पहले रह गया। भारत ने ओलंपिक हॉकी में सबसे पहले भाग कब लिया था? 1928, 1928 को लिया था, और भारत गोल्ड मेडल जीता था उस ओलंपिक में, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता था 1928 में। भारत ने सबसे पहले भाग लिया था ओलंपिक में हॉकी से। हॉकी भारत का नेशनल गेम है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल गेम्स के लिए भी एक पूरी लिस्ट लाऊंगा मैं एक वीडियो में। हर देशों के आपको नेशनल गेम्स बताऊंगा, कौन कौन से देश है, कौन कौन सा नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा किस किस देश का है, ठीक है। चलो आगे को देखते हैं। 37 क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल डेट इज यूज टू रिपन मैंगोज इज। आम को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो आम हम पकाते हैं, मतलब कि ऐसा तो होता नहीं कि सारे के जो जितने भी आम आते हैं सब के सब आपको पेड़ से लगे मिल जाए, मतलब पेड़ से पके होते हैं। कोई फल पेड़ से पकता है, आम कोई नहीं पकता। तो जो नहीं पकता ना, उसको पकाने के लिए कैल्शियम होता, केमिकल होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की वजह से आम को पकाया जाता है। आर्टिफिशियली जो आम को पकाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड के हिसाब से पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, ठीक है। नाइनोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नाइनोल के धागे किससे बने होते हैं? जो नाइलॉन होती है उसके धागे किससे बने होते हैं? पॉलीमाइड पॉलीमर से बने होते हैं। पॉलीमाइड पॉलीमर से बने होते हैं नाइलॉन के धागे। किसके धागे? नाइलॉन के जो धागे होते हैं पॉलीमाइड पॉलीमर से बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आईडीए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। आईडीए स्टैंड फॉर। आईडीए का अर्थ क्या है? आईडीए की फुल फॉर्म बतानी है आपको, सिंपल सी बात है। फुल फॉर्म की भी एक मैं पूरी सीरीज लाऊंगा, इसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है वो आपको बताऊंगा मैं, कौन कौन सी होती है, क्या नाम, इसरो की, नासा की, जो मतलब कि इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, वो मैं एक लाऊंगा पूरी। उसकी एक पार्ट में कंप्लीट कर लूँगा मैं, भले वो पार्ट भले 25 से 30 मिनट का बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पार्ट में हम वो भी करेंगे कि सब फुल फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो अभी आईडिया की फुल फॉर्म बतानी है आपको। सिंपली इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होती है। आईडिया क्या होती है? आईडिया की फुल फॉर्म अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडिया की फुल फॉर्म होती है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार। भारत के संविधान में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं? अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। भारत के संविधान में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं? 104 तो किए गए हैं। कितने? 104। अब ये तो हमको पता लग गया कि 104 किए गए हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कितने किए गए हैं, मतलब कि पेश कितने किए गए हैं। जो पारित नहीं हो पाए वो अलग बात है, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है अभी 104 तो पारित हो गए, ठीक है, संशोधन उनमें किया गया, लेकिन जो पेश किए गए हैं 124 जो बिल है वो पेश किए गए। 124 में से 104 पास किए गए हैं, 20 को पास नहीं किया गया है, ठीक है। 104 बिल जो है वो संवैधानिक संशोधन किए गए हैं और 124 पेश किए गए थे। उन 124 में से 104 को में संशोधन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च इस्टेब्लिश्ड 1971 इज लोकेटेड एट। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971 में स्थापित है, यह कहाँ स्थित है? मतलब कि ये एक इंदिरा गांधी का एटॉमिक सेंटर है जो 1971 में स्थापित किया गया था, वह स्थित कहाँ है? मतलब कि वो है कहाँ पे? वो कलपक्कम में, कलपक्कम चेन्नई में और चेन्नई तमिलनाडु में। कलपक्कम में वो स्थित है, जो मेन उसकी जगह है कलपक्कम है, ठीक है। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसे भी हो सकता है कि वो कलपक्कम ना चेन्नई दे दे, ऐसा भी हो सकता है चेन्नई कलपक्कम ना दे तमिलनाडु दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कलपक्कम दे दे चेन्नई तमिलनाडु दे। तो आपको तीनों को याद रखना है, कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फोटोग्राफी ऑफ सन द सन। सूर्य की तस्वीर लगाने, सूर्य
की तस्वीर लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिंपली थोड़ा मिस वो हो गया प्रिंट। ये सिर्फ इतना पूछा है कि सूर्य की तस्वीर खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। लेने के लिए मतलब कि सूर्य की तस्वीर लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी, जिसको हम सिंपली बोलते हैं स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी, एक उपकरण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे सूर्य की फ़ोटो खींची जाती है। ठीक है, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी, ये आप ये याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 के पीछे चलते हैं। विच इज़ नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सिंपल सी बात है, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। किसे आवाज सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडलीव को जाना जाता है। किसको? हम मेंडलीव को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। दूध में सबसे अधिक एक प्रोटीन पाया जाता है, उसे हम कैसीन बोलते हैं। कैसीन बोलते हैं उसको, कैसीन। ये दूध में पाया जाना सबसे अधिक प्रोटीन होता है, मतलब इस दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो कैसीन में होता है। ठीक है, उसको हम कैसीन बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच फंडामेंटल राइट्स ऑल पर्सन आर इक्वल बाय लॉ। अब एक हमारे देश में एक अधिकार है, सबको मिला हुआ है। मतलब ये पूछा है कौन सा अधिकार है वो, आपको पता था, राइट टू इक्वलिटी होता है वो, समानता का अधिकार। किसे भारत मतलब कि मौलिक अधिकार होता है वो हर भारतीय का, कि उसे अपनी राइट टू इक्वलिटी का मतलब अपने काम करने का जो भी वो कर सकता है, हर काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, कुछ भी कर सकता है लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से। अब आप जगह जगह देख रहे होंगे, आपको एक बात इसके जो अच्छे चीज़, इसके एक अच्छा पार्ट भी है चीज़ का, एक बुरा पार्ट भी है। अच्छा पार्ट ये है कि हर इंसान को अपनी बात कहने का वो मौका मिलता है, हर इंसान अपनी बात कह सकता है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब के लिए लागू होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक गलत उपयोग भी होता है कि जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं। अब प्रोटेस्ट, अब लोग बाग उस प्रोटेस्ट को कोई गलत मानता है, कोई सही मानता है, लेकिन प्रोटेस्ट जो होता है वो आम इंसानों के लिए तो गलत ही होता है। किसी भी चीज़ के मतलब कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी प्रोटेस्ट से किसी आम जनता का, जो वहाँ की स्थानीय जनता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसको बेफालतू में वहाँ से दिक्कत उठानी पड़ती है। वो जो अब कानून जाएंगे, मतलब कि पुलिस वाले कोई जाएंगे वहाँ से उनको उठाने के लिए, ये जा या वो करो या वो करो, तो उनका सिंपल सा आंसर रहता है, भाई हमारे पास तो राइट टू इक्वलिटी का आधार है, हमारा तो मौलिक अधिकार है, हम तो करेंगे। ये उस चीज़ के लिए गलत भी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन डालनी चाहिए कि इस हिसाब से आप इतना काम कर सकते हो, या अगर कुछ ऐसा हो कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं, इंसान बिल्कुल सब, मतलब ये बात सही है कि राइट टू इक्वलिटी सबके पास होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं भारत में, लेकिन स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन हम ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरे इंसान को कुछ दिक्कत नहीं हो। उसको वो इसमें डालना चाहिए कि हम राइट टू इक्वलिटी का आधार वो है कि जिससे आप अपना काम तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे इंसान को उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो इसमें डालना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है। क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं बेफालतू की, होते हैं, सही बात है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उस चीज़ से जो बीच की जनता होती है, जो आम लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो नहीं होनी चाहिए। कानून मतलब उसको देखना चाहिए कानून को कि हाँ इसमें क्या लो, इसमें डालना चाहिए। मेरे हिसाब से उसमें ऐसा कर देना चाहिए कि आप वो काम कर सकते हो राइट टू इक्वलिटी में जो किसी उस काम से किसी इंसान को दिक्कत ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम थोड़ा टॉपिक उसमें चले गए थे। अब 46 क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनमेंटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया। भारत संविधान में किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णित किया गया है। चौथे पार्ट में किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया था, जो ये भारत का स्टेट पॉलिसी है ना, संविधान में जो स्टेट पॉलिसीज़ है वो आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। स्टेट पॉलिसीज जो है हमारी वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। एक ऐसा पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है, उस पर्वत का नाम बताना है। उस पर्वत का नाम है यूराल। उस पर्वत का क्या नाम है, यूराल। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। आपको एक बात और बताता हूँ,
ऐसा कौन सा देश है जिसके एक हिस्से में दिन होता है, एक हिस्से में रात होती है? बताइए आप। आपको वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक हिस्से में रात होती है, एक हिस्से में दिन होता है? ठीक है। हु वॉज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरु? 10 सिखों में से 5वें गुरु का नाम, जो 10 सिख गुरु थे, सिखों के जो 10 गुरु थे, उनमें से 5वें गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव था 5वें गुरु का नाम। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में या सीएचएसएल में, मैं ध्यान नहीं अच्छे से, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिखों के 10 गुरु में से 5वें गुरु का क्या नाम था? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव था उनका नाम। 49 क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी 1912? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बैटरी इन 1912? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी मूसले ने किया था। हेनरी मूसले ने किया था परमाणु बैटरी का आविष्कार। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द डेफिनेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट कोज नाइट ब्लाइंडनेस? किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग हो सकता है, रतौंधी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं रतौंधी, ठीक है, वो किस पोषक तत्व की कमी से हो सकता है? किस न्यूट्रिएंट की वजह से हो सकता है? विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी हो सकती है। ये बायोलॉजिकल जी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब मैं आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा इस सीरीज में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी का खतरा हो सकता है, रतौंधी का रोग हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, कौन से हिस्से में दिन और कौन से हिस्से में, ऐसे दुनिया का कौन सा देश है जिसके एक हिस्से में दिन होता है और एक हिस्से में रात होती है? रशिया एकमात्र ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसमें एक हिस्से में दिन होता है और एक हिस्से में रात होती है। क्या होती है? एक हिस्से में दिन होता है, एक हिस्से में उसके रात होती है, ठीक है, रशिया के में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो सूरज की किरणें, जो सबसे पहले सूरज की किरणें कौन से देश पे पड़ती है? कौन से देश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, आपको बताना है। बताइए, कौन से देश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? न्यूजीलैंड में होता है सबसे पहले सूर्य उदय। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, ठीक है। चलिए अब वीडियो को अब आपको ऐसे मोरल बता दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा आगे सीरीज में, आप देखते रहिए। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए अगर अच्छी लग रही है तो आपको, ठीक है। तो चलते अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।